अच्छा, सबसे पहले आज हमने देखना है स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन कैसे होती है। वो जो वीडियोस मैंने शेयर किए हैं वो देख लिए आप लोगों ने? प्लीज बोल के बताइएगा, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही होती हूँ तो मुझे आपके मैसेजेस नहीं मिलते। जी मैम, देख ली थी। चलें, गुड। अच्छा, मसल कंट्रैक्शन में हमने देखना है कि मसल कंट्रैक्ट किस तरह कर रहा है। ऑब्वियसली मसल की कंट्रैक्शन के लिए किसी ना किसी एक्शन पोटेंशियल का होना जरूरी है। एक्शन पोटेंशियल, मसल जैसे ही स्ट्रेच में आएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा? जब डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन हुई, ठीक है, उसके बाद आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब इस एक्शन पोटेंशियल ने क्या करना है? ये है एक्शन पोटेंशियल। इसने क्या करना है? ये आया यहाँ पे, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, वहां पे आके ये किस में होते हैं? यहाँ पे सारे जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो वेजिकल की सूरत में होंगे, ठीक है। इस वेजिकल को आके इसने एक्टिवेट करना है। ये वेजिकल जाके अपने ही न्यूरॉन की लेयर के साथ फ्यूज होगा। जब ये फ्यूज हो जाएगा तो इसने क्या करना है? यहाँ पे रिलीज करना है कैल्शियम को। एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन पे आया, ठीक है। और टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन पे आके इसने क्या किया? इन्फ्लक्स किया कैल्शियम का। कैल्शियम जैसे ही अंदर आया तो उसने क्या किया? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो गोल इसमें वेसिकल में दिए हुए हैं, ठीक है, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कर दिया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल की लेयर के साथ जाके लगे हैं। मसल की लेयर के साथ जाके लगने के बाद इन्होंने, जस्ट अ मिनट, अच्छा, मसल की लेयर के साथ जाके फ्यूज होने के बाद इन्होंने क्या किया? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है हमारे पास? एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया। अब ये एसिटाइल कोलिन किसी ना किसी जाहिर सी बात है जहां पे इसने एक्ट करना है, किस जिस लेयर पे जाके एक्ट करना है वहां पे भी इसके रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। उन रिसेप्टर के साथ जाके इसने एक्ट करना है, और ये रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है? मोटर एंड प्लेट के ऊपर मौजूद है। एसिटाइल कोलिन मोटर एंड प्लेट के ऊपर जो इसका रिसेप्टर पड़ा है उसके साथ जाके अटैच होते हैं। अब ये जो हमारी मोटर एंड प्लेट है, इसने आगे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ से सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल करने के बाद ये इस रिसेप्टर के ऊपर आके एक्ट कर रहे हैं। अब ये वाला जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर ने क्या करना है? यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक रिसेप्टर पड़ा हुआ है, आरआर रियानोडिन रिसेप्टर। इसे जाके एक्टिवेट करना है, ठीक है। जब ये इसे जाके एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा? हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने कैल्शियम को रिलीज करा देना है। ये देखो, डीपोलराइजेशन ट्रेवल की। डीपोलराइजेशन कौन सी थी? जब ये एसिटाइल कोलिन आया था इस मोटर एंड प्लेट के ऊपर, ठीक है। ट्रेवल करने के बाद ये कहाँ चली गई? ये जो नीचे की तरफ इन्वेजिनेशंस बनी हुई है, नीचे की तरफ ये वाली इन्वेजिनेशन, इन्हें आप कह रहे हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये ट्रेवल करके जाती है कहाँ पे? टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड पे टी ट्यूब्यूल्स पे क्या पड़े हुए हैं? रिसेप्टर पड़े हुए हैं। इन रिसेप्टर का नाम क्या है? वोल्टेज सेंसिटिव डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, DHPR, ये वाले जो रिसेप्टर हमने कहे हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर को इन्होंने एक्टिवेट किया। अब ये जो रिसेप्टर है इन्होंने जाके क्या करना है? मैकेनिकली कपल करना है विद द रियानोडिन रिसेप्टर, RR रिसेप्टर। ये वाले RR रिसेप्टर के साथ जाके कपल करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम की रिलीज करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके बाद वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स भेजी थी सार्को मेयर वाली, उसका रोल है सारा। इसमें दो चीजें हैं हमारे पास, एक है एक्टिन, एक है मायोसिन। एक्टिन क्या होती है? एक्टिन के ना छोटी छोटी चेन्स होती हैं, ये गोल गोल दायरे वाले ना गोले से बने होते हैं। ये क्या है? ये एक्टिन है। यहाँ पे ये एक्टिन शो कराई गई है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है? ये जो एक्टिन है इसे कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोमायोसिन ये ग्रीन कलर वाली, अगर आपको नजर आ रही हो, ग्रीन कलर वाली जो है ना, ये है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। नॉर्मली जब कंट्रेक्शन नहीं हो रही होती तो एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन ने अपने साथ कवर किया होता है। लेकिन जब सिग्नल आते हैं, कैल्शियम रिलीज होती है, तो कैल्शियम ने आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। ये जो ऊपर TNC रिसेप्टर दिया हुआ है,
TNC रिसेप्टर। अब ये क्या है? ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर है। TNC इज व्हाट? ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर। इसके साथ ये कैल्शियम आके बाइंड करेगी। जैसे ही ये बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ, तो ये ग्रीन वाला पर्दा जो है ये हट जाता है, मतलब ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाती है। ठीक है, फिर जाके ये एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ जाके मिलेगी और फिर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। कैसे मिलेगी ये हम आगे देखते हैं। अभी फिलहाल इतना देखो कि ये जो गोल बीड्स हैं ये एक्टिन के हैं। अब ये जो एक्टिन के गोल बीड्स हैं इसके साइड पे देखो एक ग्रीन कलर का भी बना हुआ है। ग्रीन कलर की साइट्स बनी हुई हैं ऐसे। ये जो साइट्स हैं ये इसकी किसके लिए हैं? बाइंडिंग साइट्स हैं, बाइंडिंग के लिए। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, ये जो ग्रीन वाली है। अब जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हटा, पर्दा अपनी जगह से हट गया, तो ये जगह जो है फ्री हो जाती हैं। ये जगह फ्री हो जाती हैं बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये जाके आपस में बाइंड करते हैं, कौन? एक्टिन और मायोसिन। लेकिन कैसे बाइंड करते हैं ये भी देखना है हमने। अच्छा मुझे बताओ एच बैंड कौन सा होता है? बोल के बता दो प्लीज। मैम 2 थिन फिलामेंट्स के जो बिटवीन होता है वो एज बैंड होता है। ठीक है, एज बैंड के दरमियान में जो लाइन होती है उसे आप क्या कह रहे हैं? एम लाइन कह रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है। जो थिन फिलामेंट है वो किससे बना हुआ है? वो एक्टिन से बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे बीड्स मैंने आपको बना के दिखाए थे ना, वो क्या है? वो हमारा एक्टिन है। ठीक है, जो मायोसिन है, मायोसिन बनाता है आपका थिक फिलामेंट। अब ये जो मायोसिन फिलामेंट है इसके ऊपर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये देखो, ये हो गया आपका मायोसिन फिलामेंट। इसके ऊपर ये जो प्रोटीन है ये है ग्लोब्यूलर टाइप। ठीक है, ये क्यों ग्लोब्यूलर है ये मैं बताती हूँ। इसका ये जो हेड है ना, इसने जाके मिलना होता है एक्टिन के साथ, इसी वजह से ये ग्लोब्यूलर इन नेचर है। ठीक है, इसने जाके एक्टिन के जो बीड्स हैं उनके साथ जाके मिलना है। ठीक है, अच्छा एक्टिन का मैंने आपको बता दिया। अब मायोसिन, मायोसिन के ना दो पार्ट होते हैं हमारे पास, दो इस तरह के पार्ट बने हुए होते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये तो मिल गया आपकी एक्टिन के साथ, ये। ठीक है, यहाँ पे ये इसका रिसेप्टर पड़ा है, आपस में ये लोग मिल गए। यहाँ पे ये जो इसका सेकंड पार्ट है ये किसके लिए होता है? इसके अंदर होता है हमारे पास एटीपीएज। एटीपीएज होता है, जब कंट्रैक्शन होती है तो कैसे होती है? ये एटीपी टूट के एडीपी बनाएगा और एक फास्फेट को अलहदा कर देगा। ठीक है, ये जो अलहदा हुई हुई फास्फेट है, अगर ये अलहदा हुई तो जाके एक्टिन ने मायोसिन के साथ मिलना है और कंट्रैक्शन होनी है। ठीक है, और कंट्रैक्शन कहाँ पे होनी है? सिर्फ सार्कोमेयर वाले पोर्शन में, और मेनली उसमें एच बैंड। बेसिकली आपका एच बैंड जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब कंट्रैक्शन कैसे होती है? देखो, ये हो गया आपका मायोसिन, ये हो गया एक्टिन। ठीक है, मायोसिन इसके साथ मिला, कंट्रैक्शन हुई, उसके बाद अब इसने स्लाइडिंग की तरह मूव करना है, इसने नेक्स्ट एक्टिन को पकड़ना है, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, कंट्रैक्शन होती रहती है। थ्योरी मैं पढ़ती हूँ फिर आपको शायद समझ आ जाए। अभी तक चीजें समझ आई हैं? कहीं पे नहीं आई तो मुझे बताएं। ओवरव्यू समझ आ गया? अल्लाह के जी बंदे मैम। बोलो। लास्ट क्लास में तो इतना एक्टिव थे, अब क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा मैम देखो, जो लास्ट पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया ना जिधर मायोसिन अटैच होता है वो नहीं समझ आया। अच्छा वो मैं फिर बता देती हूँ। देखो हमारे पास कंट्रैक्शन कब होगी? जब एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलेंगे। ठीक है, एक्टिन क्या था हमारे पास? एक्टिन ये था बीट। मायोसिन क्या था? मायोसिन था हमारे पास थिक फिलामेंट, जिसके ऊपर ये ग्लोब्यूलर पोर्शंस लगे होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन लगी होती है। यही प्रोटीन जो है ना इस एक्टिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा जो हमारी मायोसिन है ना वो ऐसी नहीं है जैसे यहाँ पे नजर आ रही है, खाली एक पार्ट नहीं है, उसके दो पार्ट होते हैं, वो अंदर से इस तरह की होती है। ठीक है, उसका एक पार्ट जो है वो अटैच होता है आपकी एक्टिन के साथ, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में यूं समझ लो, ये जो दूसरा पार्ट है ये पॉकेट है उसकी। उसकी पॉकेट के अंदर क्या है?
एनर्जी है, एनर्जी कौन सी, एटीपी। अगर यही एटीपी टूटेगा किस में जाएगा, एडीपी में जाएगा और साथ में फास्फेट देगा, तो जाके ये कंट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर ये एटीपी एनर्जी ही ना दे तो कंट्रैक्शन तो नहीं होगी, क्योंकि कंट्रैक्शन के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। जब तक ये कैल्शियम आती रहेगी तब तक ये कंट्रैक्शन होती रहेगी। जैसे ही ये कैल्शियम स्टॉप हुई ये कंट्रैक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली जो चीजें हैं एमसीक्यू में जो बार बार पूछी जाती हैं, वो ये देख लेना कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। अब ये कैल्शियम कौन से रिसेप्टर के ऊपर जा रही है, टी ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से रिसेप्टर पे जा रही है, तो कौन सा था, डाईहाइड्रोपैरिडीन रिसेप्टर, ठीक है। और दूसरा खास तौर पे ये बीसीक्यू आता है कि सार्कोप्लाज्म के ऊपर कौन सा रिसेप्टर पड़ा है, तो वो कौन सा पड़ा है, रियानोडीन रिसेप्टर पड़ा है। इसे गौर से देख लो कि कहाँ पड़ा है और कहाँ पे है, रियानोडीन रिसेप्टर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा चलो इसकी मैं थियरी पढ़ती हूँ, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। मैम जी जी, अभी ये कैल्शियम बाहर जा रहा है या इनफ्लक्स हो रहा है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा तो है, रिलीज हो रहा है, तो किधर जाएगा इनसाइड मैडम? रिलीज हो रहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किधर जाएगा? साइटोप्लाज्म में? है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, साइटोप्लाज्म में आ रहा है। मैडम वो तो डीएचपीआर रिसेप्टर Action potential open presynaptic voltage gated calcium channel including acetylcholine release। अब ACH रिलीज हो रहा है, इतना तो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है इसका, पोस्ट सिनेप्टिक acetylcholine bind lead to muscle cell depolarization at motor end plate। अब ये हुआ पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। इसने रिलीज कहाँ पे होना है, मोटर एंड प्लेट पे। देखो एसिटाइलकोलिन वेसिकल रिलीज हुआ मोटर एंड प्लेट पे, कैसे रिलीज हुआ, डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, इसने आके इस लेयर के साथ फ्यूज होना है। जब ये फ्यूज होगा उसके बाद एसिटाइलकोलिन आपका रिलीज होगा। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या है, डीपोलराइजेशन ट्रेवल ओवर इंटायर मसल सेल एंड डीप इनटू द मसल वाया टी ट्यूब्यूल। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है, ये जा रही है नीचे की तरफ, ये इन्वेजिनेशन, ये जो इन्वेजिनेशन है इन्हें हम क्या कह रहे हैं, टी ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। अब टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपके ये है डीएचपीआर रिसेप्टर, ठीक है। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन इंड्यूस फॉर्मेशन conformational changes in the voltage sensitive dihydropyridine receptor and its mechanically coupled रियानोडीन रिसेप्टर। ये वो चीज है जो आप पूछ रहे थे। देखो ये जो डीएचपीआर रिसेप्टर है इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट कर दिया रियानोडीन रिसेप्टर को। कैसे एक्टिवेट किया, उसके साथ कपलिंग करके, उसके साथ कपल बना उसका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ, फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपका बीसीक्यू है, कैल्शियम कहाँ से रिलीज हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इनटू द कहाँ जाएगा, इनटू साइटोप्लाज्म। ये देखो कैल्शियम रिलीज हुआ, कहाँ गया, इनटू द साइटोप्लाज्म। अच्छा नेक्स्ट देखो, ट्रोपोमायोसिन इज ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, रिलीज calcium binds to troponin C, shifting tropomyosin to expose the myosin binding site। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली क्या होता है, आपका जो एक्टिन है वो कवर्ड होता है एक पर्दे से, ये ग्रीन कलर वाला पर्दा, ठीक है, उसका नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। नॉर्मली ये उसके साथ बाइंड करे रखता है, ठीक है। अब क्योंकि आपके सिग्नल आ रहे हैं ऊपर से कैल्शियम के, कैल्शियम ने आके अपनी साइड पे आके बाइंड किया, ठीक है। जैसे ही इसने बाइंड किया तो ये पर्दा हट गया, ट्रोपोमायोसिन वाला पर्दा हट गया, ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो एक्टिन का रिसेप्टर था वो एक्सपोज हो गया। अब इसी रिसेप्टर के साथ क्या करना है, आपके मायोसिन ने बाइंड करना है। देखो मायोसिन बाइंड स्ट्रांगली टू एक्टिन, कैसे, क्रॉस ब्रिजिंग से, और ये फास्फेट रिलीज होगा। अब फास्फेट कहाँ से रिलीज हुआ था, ये पी जो है एटीपी है ना, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से बना था, एडिनोसिन डाइफास्फेट कहाँ से रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ, बताओ बच्चों, एटीपी कहाँ से रिलीज हुआ, थिक फिलामेंट जो आपने बताया था अभी। हाँ उसके कौन सा पोर्शन, ग्लोबुलर, वो जो प्रोटीन है जिसके मैंने 2 पार्ट बताए हैं वो कौन सी है, एक्टिन है कि मायोसिन है, मायोसिन। मायोसिन। गुड। मायोसिन का जो पार्ट है, इसी वजह से मैंने स्पेशलाइज्ड वे में बताया कि उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें से ये आपका आ रहा है पी,
ठीक है। अच्छा, ये जी उसकी मैम। वजह से हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक फोर्स इज प्रोड्यूस एज मायोसिन पुल द थिन फिलामेंट। अब मायोसिन मतलब मायोसिन वही था जो थिक फिलामेंट के ऊपर था। इसने क्या करना है, उस थिक थिन फिलामेंट को अपनी तरफ पुल करना है। ठीक है। मसल शॉर्टन्स अकर विच शॉर्टनिंग ऑफ एच एंड आई बैंड बिटवीन टू जी लाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रेक्शन मेनली कहाँ पे होगी, आपके एच बैंड पे। एच और आई बैंड, ये आपका रफी में क्वेश्चन दिए हुए एच और आई बैंड के। ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन टू जी लाइन। अच्छा, इसे याद करने का तरीका उन्होंने आसान सा बताया हुआ है। हाई आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स। ठीक है, हाई से शॉर्ट्स याद रखना। वी लाइन, बिटवीन टू जी लाइन, क्या हमारे पास कंट्रेक्शन होती है, शॉर्टनिंग किस चीज की होगी, एच बैंड की और आई बैंड की। लेकिन जो ए बैंड होता है, याद रखना, ए इज ऑलवेज न्यूट्रल, उसकी सेम लेंथ रहेगी, वो नहीं चेंज होगा। और ये आपका बीसीक्यू है कि ड्यूरिंग कंट्रेक्शन कौन सा ऐसा बैंड है जिसने अपनी लेंथ चेंज नहीं करनी, तो वो कौन सा है, आपका ए बैंड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल काज डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, कैल्शियम इज रिक्वेस्टेड। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, आपका जितना एटीपी टूटता जाएगा उतना ही ये स्लाइडिंग मोमेंट होती जाएगी, नई एक्टिन के साथ मायोसिन बाइंड करती जाएगी करती जाएगी। ठीक है। अगर तो एटीपी हुआ स्टॉप, एटीपी मिलना बंद हो गया, तो क्या होगा, तो ये रिसेप्टर अपनी जगह पे आ जाएगा, ये वाला कैल्शियम वाला रिसेप्टर अपनी जगह पे आ जाएगा। इसने क्या करना है, इस पर्दे को वापस अपनी जगह पे ले आना है और आपकी कंट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगी। बस यही था, पूरी कहानी यही थी। चलो, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। हमारे पास जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। उनमें है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 है ना, वो खाली टाइप 2 नहीं है, उसमें फिर मजीद दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, टाइप 2A और टाइप 2B। अब टाइप 1 को आपने ऐसे समझना है जैसे एक पहलवान होता है, उसने क्या करना है, सारी जो स्ट्रेस होती है वो सस्टेन्ड रखता है। ठीक है। या जैसे हम कोई भारी सामान उठाते हैं और हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रेस जो है वो सस्टेन रहती है। सस्टेन रहने का मतलब क्या है, कि स्लोली कंट्रैक्शन होती रहती है होती रहती है। ठीक है। वो क्या होगा, वो आपके होंगे टाइप 1 मसल फाइबर के अंदर। टाइप 1 क्या है, हमारे पास स्लो है, उसमें कंट्रैक्शन वेलोसिटी जो होती है वो स्लो होती है। और टाइप 1 मसल फाइबर जो है वो रेड इन कलर होता है। क्यों रेड इन कलर होता है, एनी आइडिया। मायोसिन की वजह से। मायोसिन, मायोसिन बहुत ज्यादा होता है। जो टाइप 1 मसल फाइबर है ना, स्केलेटल मसल फाइबर, उसमें बहुत ज्यादा मायोसिन होता है। उसका कलर जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडोमिनेंट मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं कि ये जो स्केलेटल मसल, टाइप 1 स्केलेटल मसल फाइबर है, ये एनर्जी कैसे लेते हैं। नॉर्मली जो स्केलेटल मसल फाइबर है ना, उनमें तीन तरह से एनर्जी आती है। एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, दूसरा आपका एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तीसरा आपका वैसे ही ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हुआ हुआ होता है एरोबिक वे में या फिर एन एरोबिक वे में। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो टाइप 1 मसल फाइबर है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को यूज करना है। क्यों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यूज करना है, देखो, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में बार बार उसे ऑक्सीजन मिल रही है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना उसमें सस्टेनेबिलिटी आएगी। उतना सस्टेन्ड तरीके से उसमें कंट्रैक्शन मौजूद रहेगी, उतना ज़्यादा उसे एटीपी मिलते रहेंगे, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होगी, तो फिर क्या होगा, कंट्रैक्शन होती रहेगी। लेकिन अगर यही बात करें हम टाइप 2 की, टाइप 2 फाइबर्स की, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंट्रैक्शन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, मैंने आपको कहा ऑक्सीजन मिलती रहेगी और साथ में एटीपी भी आती रहेगी और कंट्रैक्शन होती रहेगी। अब वो एटीपी कहाँ से आएगी, वो एटीपी आएगी इन माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। टाइप 1 फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं।
जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन चलती रहेगी और कंट्रैक्शन होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इसमें ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन के ज्यादा होने की वजह से इसका कलर जो है वो रेड इन कलर है। अब टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्या होता है, ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। मतलब कि जैसे आप बार बार मसल पुलिंग करते रहते हो, या जैसे एक्सरसाइज में मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, वो सारा कुछ किसकी वजह से हो रही है, टाइप 1 मसल फाइबर्स की वजह से। अच्छा, इसे याद करने का तरीका क्या है, आई स्लो रेड ऑक्स। ठीक है, आई से याद रखना टाइप 1 मसल फाइबर, स्लो से याद रखना इसमें स्लो कंट्रैक्शन होती है, रेड से याद रखना है इसका कलर क्या है, रेड है। क्यों रेड है, मैंने आपको बताया मायोग्लोबिन की वजह से। ऑक्स से याद रखना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है इसमें, जो कि मुसलसल इसे प्रोवाइड करती रहती है क्या, एनर्जी फॉर कंट्रैक्शन। कहाँ से वो एनर्जी आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसी वजह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। आई होप मैं समझा सकी ये। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 में दो चीजें आती हैं। क्या था, टाइप 2 ए था, टाइप 2 बी था। जो टाइप 2 ए है, ये थोड़े से वाइट होते हैं, थोड़े से रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ रेड होते हैं। ठीक है, जो टाइप 2 बी है, ये प्योरली वाइट होते हैं। इनमें कलर हमेशा वाइट ही आएगा। क्यों वाइट आएगा, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन कम होती है। ठीक है, टाइप 2 में याद रखना हमेशा मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कम होते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इंस्टेंटली इसे कौन प्रोवाइड करेगा एनर्जी, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब मुझे जल्दी से बताओ, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टेट। वेरी गुड, लैक्टेट। लैक्टेट। पायरोवेट से क्या बनता है, लैक्टेट। अब जहां पे ये लैक्टेट इकट्ठा होगा, क्या वो दर्द नहीं करेगा, पेनफुल सिचुएशन नहीं काज करेगा। लैक्टिक एसिड जहां पे भी होता है पेनफुल सिचुएशन काज करता है ना। जी मैम। जी मैम, लैक्टिक गुड, एसिडोसिस में होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसमें वेट या फिर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और स्प्रिंटिंग। क्या मतलब है इसका, मतलब कि जब हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जगह जगह ये लैक्टेट जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि अब हमें थकावट हो गई है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखना है, थिंक टू फर्स्ट वाइट एंटीलोप्स, ऐसे याद रखो। वैसे मैंने जितना समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है अब इस निमोनिक की। अच्छा, कोई मुझे बताएगा मसल ट्विच क्या होता है। जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और मसल ट्विच हो जाता है। डॉक्टर सिराज हैं, अच्छा। अच्छा, मसल ट्विचिंग मैं आपको बताती हूँ, देखो डीपोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन हुई। ठीक है, ये दो जो चीजें हैं ना, डीपोलराइजेशन विद रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या कराते हैं, डीपोलराइजेशन में कंट्रैक्शन होगी, रीपोलराइजेशन में रिलैक्सेशन होगी। ये पूरा जो साइकिल है ना, इस साइकिल का नाम है मसल ट्विच। सिंगल प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड मसल ट्विच। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे देखो, वेस्कुलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लेकिन उससे पहले स्केलेटल मसल की एडॉप्टेशंस हम देखते हैं। ये वैसे आपको पता है, बार बार इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है सीपीएसपी में। अगर तो मुझे बताओ, एक बंदा है, उसकी टांग टूटी, काफी अरसे से वो बेड रिडन है, और बाद में जब उस टांग को देखा तो वो बहुत ज्यादा लीन है दूसरी टांग से, तो क्या हुआ है उसकी टांग को, हाँ जी, डिसयूज एट्रोफी। डिसीज डिस्यूज एट्रोफी। एट्रोफी, वेरी गुड। डिक्रीज एक्टिव ठीक है, मास। ये एट्रोफी किस में होती है, ये एट्रोफी होती है आपके स्केलेटल मसल में। क्यों होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज होगा मायोफिब्रिल और मायोन्यूक्लियाई, दोनों डिक्रीज होंगे एट्रोफी के अंदर। क्या होता है एट्रोफी में,
सिलेक्टिव एपोप्टोसिस होता है और रिमूवल वाया यूबिक्विटिन जो प्रोटीन है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएँगी। क्या आपका मायोफिब्रिल भी और मायोन्यूक्लियाई भी इंक्रीज़ हो जाएँगे, बस इतना याद रखो। अब हाइपरट्रॉफी की कोई एग्ज़ाम्पल बताओ मुझे? मैडम हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कैसे होती है ये? सबसे पहले देखो आपके हैं एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल के ऊपर जब ये एगोनिस्ट आया, एगोनिस्ट में क्या है हमारे पास, एक तो एसिटाइलकोलिन या फिर ब्रेडिकाइनिन वगैरह, इन्होंने आके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया। जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया तो क्या हुआ, कैल्शियम कैल्शियम रिलीज हुई। कैल्शियम ने जाके इस एंजाइम, कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एंजाइम है सिंथेज एंजाइम, इसे एक्टिवेट किया, इस पे पॉजिटिव इंप्रेशन डाला अपना। उससे क्या हुआ, आपका एल आर्जिनिन कन्वर्ट हुआ इनटू NO। NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूजन के बाद इसने क्या किया, GTP को एक्टिवेट कर दिया, इस प्रोसेस को इन्हेंस कर दिया, जिसकी वजह से आपका साइक्लिक GMP एक्टिवेट हुआ। अब ये जो साइक्लिक GMP है, इसने क्या करना है, मायोसिन लाइट चेन फास्फेट बनानी है और मसल क्या कर जाएगा, आपका रिलैक्स कर जाएगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कंट्रेक्शन के अंदर, जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो मसल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डीपोलराइज्ड होना शुरू हो जाती है। उसकी डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, आपके जो कैल्शियम चैनल है, एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, वो इंक्रीज कर देते हैं कैल्शियम को और बनाते हैं कैल्शियम कलम्योडुलिन कम्प्लेक्स। वो जो कम्प्लेक्स है उसने क्या करना है, कंट्रैक्शन कराना है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज के साथ मिलके कंट्रैक्शन को इंक्रीज करा देना है। ये क्या है, ये आपका इंजाइम है। ठीक है। जैसे इंजाइम एक्टिवेट होगा उससे क्या होगा, कंट्रैक्शन का अमल ज्यादा हो जाएगा। अब इस सारे को आपने याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखो कि कैल्शियम कंट्रैक्शन करा रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन करा रही है। ऑक्साइड के एक्स को बड़ा कर लो और रिलैक्सेशन के एक्स को बड़ा कर लो, ठीक है, उससे आपको याद रहेगा। और कैल्शियम के सी से याद रखो, ये क्या करा रही है, कंट्रैक्शन करा रही है। मेन जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस आपने याद रखना है, वो आपने क्या याद रखना है, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले बताई है। थोड़ा सा डिवीजन में याद कर लो ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा प्रोसेसेस को। वो मैं आपको बता देती हूँ एंड ऑफ द लेक्चर ना सारा। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है मसल प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर क्या होते हैं और क्यों जरूरी है? हम्म, कोई बताए प्रोप्रियोसेप्टर की डेफिनेशन क्या होती है? These are the receptors that relay in the joint. ठीक है, रिसेप्टर तो हैं, इनका काम क्या है, ये क्यों होते हैं? Receptor for sense of position. सॉरी, समझ नहीं आई। बताएं। सेंस ऑफ पोजीशन, वेरी गुड। सेंस ऑफ पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या हैं, ये सेंस ऑफ पोजीशन बताते हैं इन स्पेस ऑफ योर बॉडी। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये एक तो पोजीशन ऑफ जॉइंट आपको बता रहे होते हैं, दूसरा ये हमारी बॉडी में जो लिगामेंट्स और टेंडन है उनमें डेवलप होने वाली टेंशन के बारे में बताते हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, या क्या है, मतलब कंट्रैक्शन वाली स्टेट के अंदर टेंशन ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, रप्चर होने का खतरा है। ठीक है। मसल जो है वो उसका ओवर स्ट्रेचनिंग में चला जाएगा। और उसके अलावा क्या होता है, स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, कि मसल कंट्रैक्शन की स्टेट में है। ये सारा कुछ क्या बताता है हमें, प्रोप्रियोसेप्टर्स बताते हैं। ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, अजान हो जाए, चले। अब हमने 3 चीजें देख ली हैं,
प्रोप्रियोसेप्टर ने क्या करना है, एक तो पोजीशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बताना है, टेंशन इन लिगामेंट एंड टेंडन बतानी है कि कितनी है, स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन बताना है। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। कौन कौन से? एक फ्री नर्व एंडिंग्स हो गई, दूसरा गोल्जी टेंडन ऑर्गन और तीसरा मसल स्पिंडल। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? nerve ending, Golgi tendon organ, एंड मसल मसल और स्पिंडल। muscle spindle. मसल स्पिंडल। ठीक है, अच्छा अभी हम सबसे पहले देखते हैं मसल स्पिंडल के बारे में। ये हो गए हमारे मसल स्पिंडल। अब मसल स्पिंडल के अंदर 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। दो तरह के मसल स्पिंडल के ऊपर ना हमारे फाइबर्स हैं। एक है हमारे पास ये वाले एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर और ये वाले जो हैं ये हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर। इंट्राफ्यूजल फाइबर, ठीक है, ये वाला भी क्या है? इंट्राफ्यूजल फाइबर। अब ये 2 डिफरेंट टाइप के मैंने क्यों बनाए हैं, एक स्ट्रेट में बनाए हैं और एक बैली के साथ बनाए हैं। तो 2 तरह के हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं, एक स्ट्रेट में और एक बैली वाले। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी कि क्यों है और क्या है। अच्छा, अब जब मसल ने हमारे बॉडी में मसल ने कंट्रैक्ट करना है तो कंट्रैक्ट कब होगा? जब ये एक्स्ट्रा फ्यूजल और इंट्राफ्यूजल फाइबर, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर तो कंट्रैक्शन में आएंगे, इसके साथ अटैच होते हैं क्या? बाहर की तरफ ये अटैच होते हैं टेंडन के साथ। ठीक है, सेंस ऑफ अगर तो लेंथ ऑफ द मसल जो है वो चेंज होती है या वेलोसिटी ऑफ द मसल चेंज होती है तो क्या होता है? अब फर्ज करो ये हमारी आर्म है, ठीक है, यहाँ पे आगे पड़ा हुआ है हमारे पास एक मसल स्पिंडल पड़ा हुआ है और ये बैक साइड पे भी एक मसल स्पिंडल पड़ा हुआ है। अब फर्ज करो यहाँ पे हुई कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन की वजह से सिग्नल कहाँ जाएंगे? आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन तक। ठीक है, वहां से फिर जो वो आएंगे सिग्नल आएंगे, यहाँ से 2 तरह के सिग्नल आते हैं। अगर फर्स्ट करो स्टिमुलाई आई, स्टिमुलाई ने जाके यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से जो ये सिग्नल आएंगे इस वाले मसल फाइबर को, इन्हें कहेंगे कि आप कंट्रैक्ट करो, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे जो सिग्नल जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? ये बैक साइड वाले फाइबर्स को, और उन्हें कहेंगे कि आपने रिलैक्स करना है। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? आप रेसिप्रोकल फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों मसल फाइबर, दोनों मसल स्पिंडल आपके जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला मसल स्पिंडल भी कंट्रैक्ट करे और ये भी कंट्रैक्ट करे। उसकी वजह से क्या होगा? ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है हमारी बॉडी में, उसमें क्या होता है कि एक साइड पे कंट्रैक्शन होगी, दूसरी साइड पे क्या होगी? रिलैक्सेशन होगी। अच्छा, सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको बताया हुआ है। फर्ज करो आपने पटेलर जर्क की, पटेला के ऊपर यहाँ पे आपने हैमर मारा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? ये ऊपर वाले जो मसल हैं, ये ऊपर वाले जो मसल है ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, जबकि सिग्नल जाएगा आपके नीचे वाले मसल, ये जो हैमस्ट्रिंग्स मसल हैं, उन्हें सिग्नल जाएगा कि भाई रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये ऊपर वाले जो मसल हैं ये कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होगा कि ये और ये दोनों कंट्रैक्ट करें। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो मसल एंडिंग्स हैं वहां पे क्या होते हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं। मसल स्पिंडल हो गया, यहाँ पे ये टेंडन था, इस टेंडन के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास यहाँ पे गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं। अब ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन का काम क्या है? इन्होंने देखना है कि टेंशन कितनी है,
मसल के अंदर टेंशन कितनी है, ये मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रैक्शन को, और दूसरा इनहिबिट करते हैं ओवर स्ट्रेचिंग को। अगर इन्होंने सेंस किया कि अब बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वापस सिग्नल भेजना है कि भाई बस करो, अब स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि डिस्चार्ज जो होगा इसमें वो गामा मोटर न्यूरॉन्स लेके जाती हैं, जो कि काज करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। बस एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो हमारी नर्व सप्लाई है, मेन हमारी बॉडी का पार्ट यही है जिसमें दोनों सप्लाई इकट्ठे जा रही है, सेंसरी भी जा रही है, मोटर भी जा रही है। ठीक है, मसल स्पिंडल के अंदर हमारे पास सेंसरी और मोटर दोनों सप्लाईज जा रही हैं। अब ये एक मसल स्पिंडल आपको दिखाया हुआ है, इसमें देखो ये वाले जो फाइबर हैं इन्हें क्या कहा है, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर कहा हुआ है। ये वाले जो लंबे फाइबर्स हैं इन्हें क्या कहा है, इंट्राफ्यूजल फाइबर कहा हुआ है। ठीक है, इनके अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, वो क्या बनाती है, इसका कैप्सूल बना रही है। ठीक है, दरमियान में ये जो बैली वाला पार्ट है ये क्या है, ये न्यूक्लियर बैग है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ फिर एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है, और इसने जाके मिलना है किसके साथ, एपिन्यूरोसिस बनानी है दूसरे के साथ मिलके। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज क्या है, जो हमारा न्यूक्लियर बैग है इसने कंट्रैक्शन नहीं शो करानी, इसमें कंट्रैक्शन नहीं होती न्यूक्लियर बैग के अंदर, याद रखो कंट्रैक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट नहीं होते, नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बना है ये जो आपका न्यूक्लियर बैग फाइबर है। ठीक है, जो आपका अपर और लोअर साइड पे ये दिखाया हुआ है इंट्राफ्यूजल फाइबर ये वाले, ठीक है, इनमें कंट्रैक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बनी है। अब ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, बताओ, कंट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही थी, एक्टिन मायोसिन। वेरी गुड, एक्टिन मायोसिन की वजह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने देखना है कि इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, मैंने आपको पहले भी बना के दिखाए, मैंने कहा मैंने दो तरह के बनाए थे, एक लाइन में और एक थोड़े से बैली वाले। ठीक है, ये क्यों बनाए थे, दो तरह के हमारे पास ये इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, एक होते हैं उनका नाम है न्यूक्लियर बैग फाइबर, अब ये शेप से ही बता रहे हैं, ये क्या हो गया, न्यूक्लियर बैग फाइबर हो गया, ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर चेन फाइबर हो गया। ठीक है, अब ये चेन फाइबर क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ये जो न्यूक्लियाई हैं ये सारे चेन में मौजूद हैं ये वाले। ठीक है, ये हमने बैग क्यों कहा, देखो दरमियान में ये बैग बन रहा है, इस वजह से हमने कहा कि बैग, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, इंट्राफ्यूजली होते हैं, एक्स्ट्राफ्यूजल नहीं पड़े होते। अच्छा, नर्व सप्लाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें ना एफरेंट और इफरेंट नर्व सप्लाईज दोनों होती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी एफरेंट नर्व सप्लाई है और एक सेकेंडरी एफरेंट नर्व सप्लाई है। अब देखो जो प्राइमरी एफरेंट नर्व सप्लाई है, इसका ये जो एफरेंट है वो कहाँ जा रहा है, ये दो जगहों पे जा रहा है, एक आपके न्यूक्लियर बैग फाइबर की तरफ जा रहा है और दूसरा कहाँ जा रहा है, आपके न्यूक्लियर चेन फाइबर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों को इनर्वेट कर रहा है, कौन सा, प्राइमरी एफरेंट फाइबर, कैसे, बाय ए अल्फा फाइबर है ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ए अल्फा फाइबर। ठीक है, दोनों ये यहाँ पे स्पाइरल शेप बना रहे हैं, सारा कवर कर रहे हैं न्यूक्लियर बैग को, और दूसरा ये क्या, न्यूक्लियर चेन को भी कवर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, सेकेंडरी एफरेंट न्यूरॉन नर्व्स, सेकेंडरी एफरेंट नर्व ये कहाँ से जाती हैं, ए बीटा फाइबर लेके जाता है। अब ये गौर से देखो, ए बीटा फाइबर कहाँ जा रहे हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर को नहीं सप्लाई कर रहे, सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई कर रहे हैं। और कैसे सप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये फ्लावर शेप स्प्रे एंडिंग्स बना रहे हैं, देखो ये फ्लावर शेप स्प्रे एंडिंग बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा अब हम देखो इसकी डिस्कस करते हैं इफ्रेंट। इफ्रेंट भी इसके दो तरह के हैं, एक है आपका स्टैटिक इफ्रेंट नर्व, दूसरा क्या है, डायनामिक इफ्रेंट नर्व। जो स्टैटिक इफ्रेंट नर्व है वो कौन से फाइबर लेके आ रहे हैं, ए गामा फाइबर, कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर की तरफ भी जा रहे हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर की तरफ भी जा रहे हैं। कैसे एंड कर रहे हैं, इनका ट्रायल एंडिंग है। जबकि जो डायनेमिक इफ्रेंट फाइबर हैं वो कैसे, वो कहाँ तक जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नर्व
एंडिंग, जो नर्व प्लेट एंडिंग है वहां तक जा रहे हैं, और वो किसे सप्लाई कर रहे हैं? न्यूक्लियर बैग फाइबर को। आई होप चीजें समझ आ गई हों। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। देखो, मसल स्ट्रेच रिसेप्टर, सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीज लेंथ एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रेच। ये ठीक है, कौन से फाइबर लेके जा रहे हैं? 1A एंड 2 फाइबर फ्रॉम द मसल स्पिंडल। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन की तरफ, वाया डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वहां पे क्या हो रहा है? एक्टिवेशन हो रही है किसकी? इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स की और अल्फा मोटर न्यूरॉन की। उसकी वजह से क्या होगा? सिमल्टेनियसली इनहिबिशन ऑफ एंटेगोनिस्ट होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि एट द स्पॉट दोनों चीजें एक्टिवेट नहीं हो सकती। एक साइड एक्टिवेट होगी तो दूसरी ब्लॉक होगी। अल्फा फाइबर 2 एंटेगोनिस्ट और अल्फा फाइबर 2 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करेंगे? उसकी कंट्रैक्शन करा देंगे, जबकि जो एंटेगोनिस्ट होंगे वो नीचे वालों की रिलैक्सेशन करा देंगे। बस ये है आपका मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अच्छा, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? बॉडी ऑफ द मसल में होती है, और इसमें जो फाइबर्स हैं 1A और 2 सेंसरी एक्सॉन होते हैं, और एक्टिवेट कैसे होंगे? बाय द मसल स्ट्रेच, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स हम देख लेते हैं क्या होता है। जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? टेंडेंस। वेरी गुड, टेंडन पे। टेंडन टेंडन पे ऑर्गन। गोल्जी टेंडन आर्गन हुए, उन्होंने फील किया कि स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो रही है। जब टेंशन इंक्रीज होगी तो स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इन्होंने सिग्नल भेजने हैं कहाँ पे? डॉर्सल रूट गैंग्लियन को। ठीक है, ये रहे आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन, उसे भेजे, और वहां पे जाके इन्होंने क्या किया? एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनहिबिटरी जो इंटरन्यूरॉन है उन्हें एक्टिवेट किया कि भाई बस अब बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी है। तो उन्होंने क्या करना है फिर आगे जाके? इनहिबिशन ऑफ एगोनिस्ट जो कि कंट्रैक्शन करा रहे थे उनकी इनहिबिशन करा दी, और जो एंटागोनिस्ट हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें? ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? टेंडन में होते हैं, और टाइप 1B सेंसरी एक्सॉन होते हैं इसमें। वो कहाँ पे थे? मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स मसल के अंदर थे। गोल्जी टेंडन ऑर्गन कहाँ पे? अपना ही नाम बता रहा है उनका कि ये टेंडन में है। ठीक है, और एक्टिवेशन किससे हो रही है? बाय इंक्रीज मसल टेंशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन में देखो, इकॉन्ट्रियल ऑसिफिकेशन, बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन बनती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनती है, बेस ऑफ द स्कल बनता है इसके अंदर। और क्या होता है? सबसे पहले इसमें कार्टिलेजिनियस मॉडल बनता है। पहले कार्टिलेज बनेगा, उसके बाद वूवन बोन बनेगी। ठीक है, थोड़ा इजी करके मैं आपको ये समझाऊं। अच्छा, मुझे बताओ ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? A bone forming बोन cell. वेरी गुड। और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? बोन डिसॉल्विंग सेल्स। वेरी गुड, बोन डिसॉल्विंग सेल। अच्छा, हमारे पास ना दो चीजें हैं, एक है इकॉन्ट्रियल ऑसिफिकेशन और दूसरा है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये थोड़ा सा मुझसे सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता दूंगी। इकॉन्ट्रियल ऑसिफिकेशन में क्या हो रहा है? बोन्स बन रही हैं आपके एक्सियल, अपेंडिकुलर स्केलेटन और बेस ऑफ द स्कल। 3 तरह की बोन्स बन रही हैं। ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है उसमें कौन सी बोन्स बन रही हैं? उसमें कैल्वेरियम बनता है, फेशियल बोन्स बनती हैं, और साथ में क्लेविकल बनता है। ठीक है, जो इकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन है वो कैसे स्टार्ट होती है? उसमें सबसे पहले कार्टिलेजिनियस मॉडल बनता है। समझ लो कि आपने डायग्राम बनानी है, पहले आपने लेड पेंसिल से बनाई और उसके बाद फिर आपने उसे मोटे मार्कर से ना हाईलाइट किया। तो ये किस में हो रहा है? एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन में। जबकि मेम्ब्रेनस के अंदर क्या होता है? वोवन बोन बनती है डायरेक्टली विदाउट कार्टिलेजिनियस मॉडल, उसमें कोई कार्टिलेज का मॉडल नहीं बनता। किसमें? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में। अच्छा, उसके बाद जो है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग कैसे होगी? जो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन थी उसमें कार्टिलेजिनियस मॉडल रिप्लेस होता है विद द वोवन बोन,
और फिर वहां पे क्या बनता है, लेमिलर पैटर्न ऑफ द बोन बनती है। ठीक है, अच्छा फर्ज करो ये बोन जो है ठीक तरह से नहीं बनती, तो एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? एकॉन्ड्रोप्लेजिया। अब कोई मुझे बताएगा कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया ऑटोसोमल डिजीज है या एक्स लिंक्ड है या रिसेसिव है, डोमिनेंट है, क्या है? कौन से ऑस्ट्रोजेनेसिस टाइप में? इम्परफेक्टा की तरह ये एक्स लिंक एकॉन्ड्रोप्लेजिया। मेल। हाँ जी, कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एकॉन्ड्रोप्ले रिसेसिव जे है? रेसेसिव। नहीं डॉक्टर जाकिर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया। इसमें क्या होता है, आपके जो ट्रंक्स है ना, मेन जो दरमियान वाला एक्सियल स्केलेटल है वो सही बनता है, जो आपके लिम्स हैं वो सही नहीं बनते, ये है आपका एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ठीक है, अच्छा इसमें एग्जांपल क्या बताई हुई है, लॉन्ग बोन और बेस ऑफ द स्कल। जबकि मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के अंदर क्या होता है, वोवन बोन रिमॉडल्ड होती हैं इनटू द लेमिलर बोन, और डिफेक्टिव ओसिफिकेशन लीड टू क्रेनियोसिंटोसिस इन सम केसेस। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन सी बोन्स आपकी इन्वॉल्व हैं, स्कल की कैप, फेशियल बोन और क्लेविकल। अब यहां से हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड बेस ऑफ द स्कल बनते हैं एंडोकॉन्ट्रियल ऑसिफिकेशन के अंदर। इसमें वही कार्टिलेजिनस मॉडल बना है, उसके बाद जो है ना क्या बनेगा, आपका मेन जो बोन है वो बनेगी ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट लेटर रिप्लेस विद वोवन बोन एंड देन रीमॉडल टू लेमिलर बोन। पहले वोवन बोन फिर लेमिलर बोन। अब देखो इसमें 3 स्टेप्स नहीं आ गए, पहले कार्टिलेजिनियस बोन बनी, उसके बाद वोवन बोन आई, उसके बाद लेमिलर बोन रीमॉडल होके। इन एडल्ट वोवन बोन अक्कर आफ्टर फ्रैक्चर इन, जैसे पेगेट डिजीज के बारे में बताया गया है, और दूसरा डिफेक्ट इन एकॉन्ड्रोप्लेजिया। अच्छा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में क्या है, बोन ऑफ द कैल्वेरियम बन रही है, फेशियल बोन, क्लेविकल, वोवन बोन फॉर्म डायरेक्टली विदाउट कार्टिलेज, लेटर रीमॉडल टू लेमिलर बोन। यहाँ पे डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि पहला स्टेप इन्होंने जो है वो बाईपास कर दिया, दूसरे से स्टार्ट हुआ। दूसरे कौन से, कि वोवन बोन बनी और उसके बाद लेमिलर बोन बन गई। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेल बायोलॉजी ऑफ द बोन, ओस्टियोब्लास्ट, ये आपने मुझे बता दिया, बी से ब्लास्ट, बी से बोन फॉर्मिंग सेल, बिल्ड बोन बाय सेक्रेटिंग कोलेजन एंड कैटालाइजिंग मिनरलाइजेशन एंड अल्कलाइन इन्वायरमेंट। कैसे? वाया ALP। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द मीजनकाइमल स्टेम सेल इन पेरियोस्टियम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां से डिफ्रेंशिएट होते हैं, फ्रॉम द मीजनकाइमल सेल इन पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होती है? बोन की कवरिंग जो होती है। वेरी गुड। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मयर्ड बाय, कैसे मयर कैसे करेंगे ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को? आपने ALP कराना है, ओस्टियोकैल्सिन ओस्टियोकैल्सिन कराना है, और क्या कराना है आपने उसमें टाइप 1 प्रो कोलेजन देखना है। ठीक है, मेनली आप ALP करा रहे होते हो। नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट, क्लास, सी से क्रश। जब क्रश होगा तो क्या होगा, बोन डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी बाय सेक्रेटिंग हाइड्रोजन एंड कोलेजिनेस, डिफरेंशिएट फ्रॉम अ फियन ऑफ, किससे? मोनोसाइट मैक्रोफेजेस लिनेज प्रीकर्सर से। ठीक है, वैसे इनके ये जो चैनल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पैराथायराइड हार्मोन ऐसे आपने अभी पढ़ा होगा क्योंकि आपका अभी एंडो कंप्लीट हुआ। एट लो इंटरमीडिएट लेवल एक्सर्ट एनाबोलिक फंक्शन। एनाबोलिक क्या होती है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, गुड। अच्छा बिल्डिंग ऑफ द बोन में आएगा ऑन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर इनडायरेक्टली। अच्छा क्रोनिकली इंक्रीज पैराथार्मोन लेवल इन प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का कैटाबोलिक इफेक्ट। कैटाबोलिक इफेक्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। तो उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन में क्या होता है, ये इनहिबिट करती है एपोप्टोसिस इन द बोन फॉर्मिंग ओस्टियोब्लास्ट एंड इंड्यूस एपोप्टोसिस इन द बोन रिजॉर्बिंग ओस्टियोक्लास्ट।
काज क्लोजर ऑफ द एपिफाइजियल प्लेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BCQ है आपका। प्यूबर्टी में क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट कौन काज कराता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी सर्जिकल आर्ट पोस्ट मीनोपाजल, उसमें क्या होगा? इंक्रीज साइकिल ऑफ रीमॉडलिंग एंड बोन रिजॉर्प्शन। इसी वजह से जो पोस्ट मीनोपाजल औरतें होती हैं उनमें रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक चीज लिख लो, आपने जो वो करना है ना, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करनी है, तो उसके ना फेजेस डिवाइड कर लेना। सबसे पहले उसकी इनिशिएशन, फिर उसका कैल्शियम रिलीज, उसके बाद क्रॉस ब्रिजिंग, फिर रिलैक्सेशन। ये चार प्रोसेस आते हैं उसमें। इनिशिएशन में क्या आएगा? आपका वो जो एक्टिवेशन हो रही थी, एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो रहे थे, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रही थी, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल तक क्या चलेगी? आपकी इनिशिएशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रिगरिंग होती है डीपोलराइजेशन की, जहां पे वो रिसेप्टर आपस में मिल रहे थे, 1 मिनट में शो करा देती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ऐसे याद करोगे ना, याद करने में आसानी होगी। यहां तक ये जो प्रोसेस है ये क्या है? इनिशिएशन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है? ये वाला कैल्शियम रिलीज का, ठीक है। फिर क्या है? क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, ये वाला क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। और एंड पे ये वाला जो है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये क्या है? आपका रिलैक्सेशन रहता है। एट द सेम टाइम फिर टेंशन रिलैक्सेशन भी हो रही होती है। सही, मतलब टेंशन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मसल की लेंथ ज्यादा हो रही होती है ऐसे। जब आप टेंशन देते हो तो मसल ने कंट्रैक्ट करना होता है, स्ट्रेच आप अप्लाई वाह। करते हो, लेंथ में चेंज आता है। जी। अच्छा, विच स्केलेटल मसल फाइबर टाइप इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन इंड्योरेंस एक्टिविटी? टाइप 1 फाइबर, टाइप 2 फाइबर? टाइप 1 वेरी गुड, टाइप 1 फाइबर। कौन सी टाइप की इसमें कंट्रैक्शन हो रही होती है? फास्ट एंड फ्यूरियस या फिर स्लो? स्लो। गुड। व्हाट इज द प्राइमरी डॉक्टर मुझे मैकेनिज्म फॉर? endurance activity अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मसल रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन? ATP hydrolyze, resequestration of the calcium from smooth endoplasmic reticulum calcium pump, या फिर detachment of the myosin from the actin? डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन। नहीं, उससे पहले क्या होगा? आपकी कैल्शियम गायब नहीं होना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा था जब कैल्शियम का है ये। वेरी गुड, resequestration of the calcium from the smooth endoplasmic reticulum calcium pump. What happened to the skeletal muscle in denervation induced atrophy? ऑप्शन है आपके पास रिडक्शन इन मायोफिब्रिल वाया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, या फिर इंक्रीज इन मायोफिब्रिल वाया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम। reduction in डिक्रीज होगा। myofibril डिक्रीज होगा। वेरी गुड। विच प्रॉपर्टी नहीं, प्रोप्रियोसेप्टर डिटेक्ट इंक्रीज इन मसल टेंशन? कौन से हैं प्रोप्रियोसेप्टर जो गोल्जी डिटेक्ट टेंडन। करते हैं? गोल्जी टेंडन Golgi आर्गन, tendon वेरी गुड। गोल्जी टेंडन। Which bone formation process involve a cartilage model replaced by woven bone? पहले कार्टिलेज मॉडल बन रहा है, उसके बाद वो रिप्लेस हो रहा है बाय वोवन बोन, तो कौन सी ऑसिफिकेशन होगी? एंडोकॉन्ड्रियल या फिर मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस? ओसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल। endochondral वेरी बैड endochondral डॉक्टर मेम्ब्रेनस में तो था जाकिर, ही नहीं ना। क्यों मेम्ब्रेनस? मेम्ब्रेनस में मैंने आपको बताया कि नहीं, उसमें तो बनता ही नहीं है दो कार्टिलेज। वो तो स्टेप कार्टिलेज में आपने है ही नहीं ना। आपने 2 स्टेप नहीं बताए। हाँ, तो उसमें जो मेम्ब्रेनस है ना, उसमें कार्टिलेजिनियस मॉडल नहीं बनता, उसमें डायरेक्टली आपका वोवन अच्छा बनता है, और कार्टिलेज फिर का मैंने वोवन नहीं से सुना। आपका क्या बन रहा है? लेमिलर बन रहा है। ठीक है वो कार्टिलेज का मैंने नहीं पिक करा। What affect
डज ईस्ट्रोजन हैव ऑन बोन रीमॉडलिंग? क्या करेगा बोन के ऊपर? इनहिबिट एपोप्टोसिस इन ओस्टियोब्लास्ट एंड इंड्यूस एपोप्टोसिस इन ओस्टियोक्लास्ट। एक ऑप्शन ये है आपके पास। इनहिबिट करता है, मैम यही है। इनहिबिट करता है। गुड, वेरी गुड। इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस व्हाट इज द रोल ऑफ, ऑस्टियोक्लास्ट में। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट में। ओस्टियोब्लास्ट में इनहिबिट करेगा एपोप्टोसिस को और ओस्टियोक्लास्ट में इंड्यूस करेगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन एट लो या एंड इंटरमिटेंट लेवल? अच्छा, ऑप्शन है आपके पास। लो पे एनाबॉलिक और हाई पे कैटाबॉलिक है। छाए हो यार डॉक्टर आयशा, वेरी गुड। लास्ट वाला मैंने पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन एट लो या फिर इंटरमिटेंट लेवल? तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट शो कराता है ऑन द बोन। जी जी, ओके, थैंक यू। ठीक है।